दोस्तों, सामाजिक समरसता वसुधैव कुटुंबकम और सिया राम में सब जग जाने वाले देश में सामाजिक समरसता एक बहुत बड़ी धारणा है और आज के डेट में कितना प्रासंगिक है हमारी सामाजिक समरसता। आइए आज हम इसको देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा और आप लोग, मेरा ये अपील है कि आप लोग लास्ट तक देखें और बहुत सारे कंसेप्ट करेक्शन मिलेंगे। मेरा ये कोशिश रहेगी कि बहुत सारे कंसेप्ट को करेक्ट करने का कोशिश करेंगे। मैं दोस्तों, सामाजिक समरसता को जानने से पहले सबसे पहले तो समाज के बारे में समझ लें कि समाज होता क्या है। क्या होता है समाज? व्यक्तियों का समूह या फिर व्यवस्थाओं का समूह? मेरी समझ से ये काफ़ी लिटरेचर भी अवेलेबल है। समाज व्यवस्थाओं का समूह है और जब व्यवस्थाओं का समूह है तो क्या ऐसा है क्या कि अच्छे लोग अच्छी व्यवस्थाएं, गंदे लोग गंदी व्यवस्थाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा करेक्शन है कि अच्छे समाज के लिए या अच्छी व्यवस्थाओं के लिए अच्छे लोग या गंदे लोग की कोई परिभाषा नहीं है, क्योंकि प्रायः आप लोगों ने देखा होगा ये अवेलेबल है। यू कैन रिलेट विद दी सम ऑफ द रेलिवेंट इंसिडेंट। कुछ रेलिवेंट इंसिडेंट को लेके आप रिलेट कर सकते हैं कि तथाकथित गंदे लोगों ने भी अपने समाज को बहुत अच्छा बनाया और उनका समाज, उनका शहर, उनका देश उनको गॉड फिगर मानने लग गया और उनके लिए जान देने का तैयार हो गया। काफ़ी सारे केसेस में तथाकथित अपराधी भी बाद में घोषित किए गए, जिनके लिए पुलिस को इतना सारा जद्दोजहद करना पड़ा पकड़ने के लिए, क्योंकि उनके लोग, उनका समाज उनके लिए गोलियां चलाने के लिए तैयार था। इसलिए एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि गंदे लोग, गंदा समाज, अच्छे लोग, अच्छा समाज बिल्कुल नहीं। जितनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं उतना बड़ा अच्छा समाज है। इसलिए गंदे अच्छे की परिभाषा कुछ भी नहीं है। व्यवस्थाएं समाज का निर्माण करता है। अच्छी व्यवस्था हो तो समाज अच्छा होता है। अब टॉपिक की बात करें, सामाजिक समरसता, सोशल हार्मोनी। मेरे दोस्तों, एक ऐसी व्यवस्था जो हमारे धर्म ग्रंथों में भी इसका उल्लेख किया गया है कि सामाजिक समरसता के तहत कोई भी व्यक्ति किसी से भी उसके आर्थिक स्थिति के अनुरूप, उसके सामाजिक स्थिति के अनुरूप और उसके राजनीतिक स्थिति के अनुरूप किसी तरह का व्यवहार ना करे। इसका मतलब ये है कि किसी धर्म के आधार पे, किसी के जाति पाति के आधार पे, किसी के रंग के आधार पे, किसी के राजनीतिक कनेक्शंस के आधार पे आप उससे व्यवहार नहीं कर सकते या दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, सामाजिक समरसता समय के अंतराल में इसका परिभाषा, इसका परिभाषा चेंज होता रहा, क्योंकि क्षेत्रीय विस्तारवादी नीतियों के तहत आक्रमण, बहुत सारे आक्रमण, कत्लेआम, मारधाड़, रेप केसेस, धर्म परिवर्तन जैसी कहानियों के चलते सामाजिक समरसता अपने अपने धर्मों में समाता रहा। पहले तो ये सामाजिक समरसता वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा वाला देश था, लेकिन इन सब कारणों के चलते, जैसे आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक नोबेल लॉरेट साउथ अफ्रीकन थे और उनका नाम डेसमंड टूटू था। उन्होंने एक बार कहा था कि वी हैड द लैंड एंड दे हैड द बाइबल। दे टोल्ड अस लेट्स प्रे, वी क्लोज्ड आवर आईज एंड दे गेव अस द बाइबल एंड दे टेकन आवर लैंड्स। इसका मतलब ये है, इसी तरह कुछ हमारे साथ भी हुआ कि हम वसुधैव कुटुंबकम और सिया राम में सब जग जानी और सामाजिक समरसता की बातें करते रहे, लेकिन बाकी सारे लोग नहीं किए, आक्रमण किए, धर्म परिवर्तन किए वगैरह वगैरह के चलते सामाजिक समरसता संकुचित होता रहा, नैरो हो गया और ये धीरे धीरे जो है अपने धर्मों में समाता रहा। अब बात आती है कि हमारी सामाजिक समरसता, हमारी समरसता का क्या प्राय रह गया है, अभिप्राय क्या है, प्रासंगिकता आज के दौर में, वर्तमान दौर में इसका प्रासंगिकता हमारे लिए क्या है? मेरे दोस्तों, इस हमारी सामाजिक समरसता के बारे में एक कहानी के जरिए मैं समझाना चाहूँगा। स्टे विथ मी, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत सारे करेक्शंस मिलेगा। मेरे दोस्तों, एक कहानी इस तरह है कि दो चींटियाँ बहन हैं, अपने एक दूसरे की बहन थी और समय के अंतराल में वो बड़ी हुई और
एक दूसरे दूसरे जगह सेटल हो गई। एक चींटी नमक के गोदाम में सेटल हो गई और दूसरी चींटी चीनी के गोदाम में सेटल हो गई। कुछ दिनों के बाद अपना परिवार सेटल करने के बाद आपस में वो लोग बात किए और एक दूसरे से पूछे कि कैसी हो बहन। तो नमक वाली ने बोला कि बहुत अच्छी हूँ, खाने के लिए नमक के गोदाम में हूँ और खाने के लिए खूब सारा मिल जाता है, पेट भर के बच्चे भी खाते हैं और ज़िंदगी बड़ा आसान हो गया है, चल रहा है ठीक ठाक। तो इसने बोला चीनी के गोदाम वाली ने कि बहन मैं तो चीनी के गोदाम में हूँ, मीठा मीठा खाने का मिलता है पूरे दिन और बच्चे भी उछल उछल के खाते हैं और बहुत मज़ा, सब कुछ मज़े में चल रहा है। तो नमक के गोदाम वाली ने चीनी के गोदाम वाली से बोला कि आओ बहन कभी हमारे घर आओ। बात हुई, आई गई और इसका प्लान हो गया कि बहन के पास जाते हैं। जब नमक वाली के पास चीनी वाली पहुंची तो नाश्ता पानी का प्रबंध आया, नमक आया, पानी आया। इसने खाया, इसको बड़ा खरा खरा सा लगा और सोचने लगी कि बहन पता नहीं कैसे खाती होगी। फिर चूंकि बहन बुरा ना मान जाए इसके लिए संकुचित होके और कुछ बोली नहीं, बातचीत हुई। फिर लंच का टाइम हुआ, फिर थोड़ा ज़्यादा नमक आया, पानी आया। नमक वाली ने पूछा कि कैसा लगा बहन हमारा खाना। तो इसने बोला कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। बात हुई, समय हो गया जाने का और चीनी वाली ने उसको भी आमंत्रण दे दिया कि भाई बहन तुम आ जाओ, मेरे घर भी आओ। तो इसने बोला ठीक है आते हैं। आते वक्त, वापस घर लौटते वक्त चीनी वाली ने सोचते हुए आई कि पता नहीं मेरी बहन क्या खाती है, इतना खारा खारा। और लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि मेरे पास आएगी तो बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि चीनी खाएगी तो उसको मीठा लगेगा और बहुत प्रसन्न होंगे, हम लोग खुश रहेंगे, मैं भी खुश होंगी और वो भी मेरे लिए खुश होगी कि बड़ा अच्छा जगह पे सेटल हुई थी। हुआ यूँ कि नमक वाली बहन ने के पास कुछ और अप्रीहेंशंस चल रहे थे, उसके दिमाग में कुछ और संभावनाएं थी। कल ही जाना था और आज से वो सोच में पड़ गई कि पता नहीं क्या बोल रही थी कि मीठा मीठा सा लगता है। अब ऐसा ना हो कि मैं भूखे रह जाऊं। ऐसा करती हूं कि सुबह में खूब सारा मैं अपना पेट भर के नमक खा लेती हूं और जाते समय एक पोटली लेके जाऊंगी कि उसके घर में जाने से पहले ही मैं मुंह में दबा लूंगी कि मैं भूखे ना रह जाऊं, वहां पे क्या पता नहीं कैसा लगेगा। और ठीक वैसे ही किया, प्लान के अनुसार उसने सुबह खूब सारा नमक खाया और एक पोटली लेके वहां से प्रस्थान कर ली, चल दी कि बहन के घर जाना है और उसके घर पहुंचने से पहले नमक खा लूंगी। ठीक वैसा ही नमक वाली ने चींटी ने किया। मेरे दोस्तों वहां पे पहुंचने के बाद आओ भगत किया चीनी वाले ने, बातचीत हुई, बच्चों के बारे में बातचीत हुई, परिवार के बारे में, और नाश्ता पानी में चीनी आया और पानी आया। उछलती हुई चीनी वाली चींटी लेके आई कि बहन देखो क्या रिएक्शन आ रहा है। नमक वाली चींटी ने खाया, नाश्ता पानी किया और कुछ रिएक्शन ही नहीं था। चीनी वाली सोचने लग गई कि यार ये चीनी खाने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं दी, पता नहीं क्या बात है। फिर बोली चलो ठीक है, थोड़ा सा चीनी था, हो सकता है कि लंच में थोड़ा और दूंगी तो ये खुश हो जाएगी। लंच का टाइम आ गया, बातचीत करते हुए लंच में चीनी थोड़ा ज़्यादा आया और फिर भी कोई रिएक्शन नहीं। लेकिन चीनी वाली से रहा नहीं गया इस बार और वो बोल उठी कि बहन तुम्हें कुछ अलग नहीं लग रहा है, कुछ मीठा मीठा सा नहीं लग रहा है। तो बोली नहीं, जैसे खाती हूँ वैसे ही लग रहा है। तो बोली अजीब है, चीनी मीठा नहीं लग रहा है। तुम तब तक उसको दिखाई पड़ा कि मुंह में कुछ ऊंचा सा दिखाई पड़ रहा है और इसने पूछ दी कि बहन तुम्हारे मुंह में क्या है, ये ऊंचा सा क्या लग रहा है, दिखाओ। तो शर्माते हुए नमक वाली चीनी ने मुंह खोला और उसमें नमक का ढेला दबा रखा था। मेरे दोस्तों नमक का ढेला, आप समझ रहे हैं ना, चीनी जब उससे जा रहा था तो चीनी नमक उसको भी खारा कर दे रहा था। और हियर इज आवर टॉपिक। मेरे दोस्तों हमारी सामाजिक समरसता इसी तरह की है। हम सारे आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन उस नमक के पोटले को, ढेले को मुंह में लगा के सामाजिक समरसता का रस नहीं आ रहा है। रीजन क्या है कि हम जात पात में डिवाइडेड हैं। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि साथ में 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि जनगण मन अधिनायक तो साथ में करते हैं। हो सकता है कि उस 5 मिनट 10 मिनट में भक्ति भी हो, लेकिन जैसे ही उस भक्ति का नशा टूटता है
तो हम आप अपने स्वार्थ पे आ जाते हैं। हम अपने जाति धर्म जाति पाति की व्यवस्थाएं रिजर्वेशंस जिस चीज़ से भी हमें ज़्यादा फायदा हो जाए उसके फेर में पड़ जाते हैं। हम अपने दोस्तों से बात करते हैं लेकिन अपनी रिजर्वेशंस के साथ बात कर सकते हैं कि हमारी नर्व को टच ना करे। हमारा जो स्वार्थ है, सेल्फिशनेस है, हमें जो ज़्यादा मिल रहा है, हमें जो कमी, और इसकी व्यवस्था, इसकी बर्बादी लिखा गया है। ये हमें डिवाइड करने का कोशिश की गई है, चाहे जैसे भी जिस कारण से भी हो। ये सामाजिक समरसता हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। ये सब लोगों को पता है कि सामाजिक समरसता 10 मिनट के लिए हाथ मिलाने से नहीं होती है। ये एक शब्द नहीं है, ये बहुत बड़ा कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। ये बहुत बड़ा डेफिनेशन है, परिभाषा है। एक दूसरे के त्याग की ज़रूरत है, एक दूसरे को एक रास्ते पे, एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है, तब इसका फीलिंग होगी। उस नमक के ढेले को जो लेके घूम रहे हैं हम लोग, स्वार्थ वाला, कि झंडा फहराने के बाद हमें लगता है कि सालों को नेक्स्ट टाइम झंडा नहीं फहराने दूंगा, उसका कपड़ा ख़राब है, उसके बच्चे ठीक नहीं हैं, उसके कम मार्क्स में रिजर्वेशन कैसे मिल गया, इसके ज़्यादा कैसे हो गया, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, मैं तो लूँगा, और ऑल दैट। स्वार्थ जब तक रहेगा, जब तक हम डिवाइडेड रहेंगे, जब तक ये प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा सब चीज़ों के लिए, तब तक ये एक शब्द बना रहेगा। ये बिल्कुल ही संभव नहीं हो पाएगा। ज़रूरत ये है कि हम सोचें, हमारे पास हो सकता है कि वी आर द पीपल, हमारे पास पावर ना हो कुछ चीज़ें चेंज करने का, लेकिन सेक्रीफाइस इज अ मैटर। सेक्रीफाइस करने के बाद ही सामाजिक समरसता का वो ढेले को निकाल के फेंकना पड़ेगा। जब तक वो नमक का ढेला नहीं निकलेगा, तब तक ये सामाजिक समरसता वाली चीनी हमारे मुंह को मीठा नहीं कर सकती। मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।